गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे विधेयक किस प्रकार कानून बनता है। ठीक है, तो कल हम लोग राज्यसभा और उसके जितने भी अर्ताएं हैं सभी पढ़ चुके थे। ठीक है, उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य है, सब हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो भी विधेयक पास होता है वो किस प्रकार कानून बनता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, विधान संबंधी सभी प्रस्ताव विधेयकों के रूप में संसद के सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, विधान संबंधी जो भी प्रस्ताव होता है वो विधेयक के रूप में संसद के सदन के समक्ष प्रस्तुत किए, चाहे वो वित्त विधेयक हो अथवा साधारण विधेयक। वित्त विधेयक प्राय करों और आरोपित करने, उसमें बदलाव लाने या उसे समाप्त करने अथवा अन्य वित्तीय मामलों के संबंध में होते हैं। ठीक है, तो जो हमने पढ़े थे कि कल वित्त विधेयक राज्यसभा का के पास नहीं, वो सबसे पहले वो लोकसभा ही उसको पास करते हैं, बस उसको वेरीफाई के लिए लोकसभा ये राज्यसभा के पास भेजते हैं। ठीक है, तो वित्त विधेयक को छोड़कर बाकी सभी विधेयक पर राज्यसभा का अपना पहले भी अपने प्रस्तावित करने का अधिकार होता है, परंतु वित्त विधेयक में नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वित्त विधेयक प्राय करों को आरोपित करने, उनमें बदलाव लाने, उन्हें समाप्त करने अथवा अन्य वित्तीय मामलों के संबंध में होते हैं। वित्त एवं साधारण दोनों ही विधेयकों को पारित होकर कानून बनने से पहले कोई चरणों से गुजरना पड़ता है। किसी भी प्रकार का विधेयक हो, उसे पारित होकर कानून बनने के लिए उसे विभिन्न चरण से स्टेप से गुजरना पड़ता है। ठीक है, साधारण विधेयक किसी मंत्री या सदन के किसी सदस्य द्वारा संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साधारण विधेयक किसी मंत्री या सदन के किसी सदस्य के द्वारा संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो साधारण विधेयक में संसद के किसी भी सदन पे आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन किसी भी विधेयक को अधिनियमित बनाने से पहले 3 चरणों से, उसके कितने स्टेप से, 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, जिन्हें हम क्रमशः प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन कहते हैं। 3 स्टेप से गुजरने के बाद वो तीनों में पास होता है, तब जाके वो विधेयक कानून बन जाता है। प्रथम वाचन, अब देखो, प्रथम वाचन में मंत्री अथवा विधेयक प्रस्तुत करने वाला प्रभारी सदस्य। ठीक है, तो प्रथम वाचन में क्या होता है, मंत्री या तो विधेयक प्रस्तुत करने वाले जो प्रभारी सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, विधेयक को प्रस्तुत करता तथा इसके प्रमुख लक्षणों का वर्णन करता है। वहाँ पर जो भी उसमें क्राइटेरिया दिया रहता है सभी के बारे में डिटेल से वर्णन किया जाता है। यदि विधेयक महत्वपूर्ण है तो मंत्री उससे संबंध में एक संक्षिप्त भाषण भी दे सकता है। यदि विधेयक महत्वपूर्ण है तो उससे संबंधित जो भी मंत्री होते हैं वो अपने बात को रखते हैं। ठीक है, दूसरा द्वितीय वाचन, दूसरे वाचन सदन द्वारा विधेयक को अत्यधिक सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। तो जैसे जैसे पहला वाचन पार हो जाता है, उसके बाद दूसरे वाचन में उसे सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। ठीक है, यह चरण कोई उपचरणों में विभाजित होता है। तो जैसे दूसरा चरण में आता है उसको सावधानीपूर्वक उस पर विचार विमर्श किया जाता है। उसमें से देखो, पहला द्वितीय वाचन का पहला उपवाचन। ठीक है, उपचरण, पहले चरण में विधेयक पर या सीधे विचार किया जाता है अथवा किसी स्थायी संसदीय समिति को भेजा जाता है। ठीक है, द्वितीय वाचन में क्या कहता है, या तो उस पर सीधे विचार किया जाता है या किसी संसदीय समिति को भेजा जा सकता है। अधिकांश विधेयकों को किसी न किसी स्थायी समिति के विचार में भेज दिया जाता है। तो जितने भी जो विधेयक होते हैं द्वितीय वाचन में पहुंचने के बाद उससे द्वितीय वाचन के पहले उपचरण में क्या, एक समिति के पास विचार विमर्श के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद उसी का दूसरे चरण, द्वितीय वाचन का दूसरा चरण, स्थायी समिति द्वारा विधेयकों को प्रत्येक खंड पर सूक्ष्म विचार विमर्श किया जाता है। तो स्थायी समिति द्वारा विधेयक के प्रत्येक खंड पर सूक्ष्म विचार विमर्श किया जाता है। जब स्थायी समिति विधेयकों के प्रत्येक खंड पर विचार कर लेती है तो अपने रिपोर्ट सदन में पेश करती है। तो यही है
कि स्थायी समिति द्वारा विचार विमर्श खंड सूक्ष्म विमर्श किया जाता है। जब स्थायी समिति विधेयक के प्रत्येक खंड पर बहुत ही अच्छे ढंग से विचार कर लेती है तो वो अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करती है। अब तीसरा, सदन में विधेयक के प्रत्येक खंड पर उसी प्रकार सूक्ष्म रूप से विचार होता है जिस रूप में स्थायी समिति में हुआ था। विधेयक के प्रत्येक खंड पर मतदान होने के बाद द्वितीय वाचन समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर भी सहमति और असहमति जताने के लिए मतदान करवाया जाता है, उसके बाद ही वो समाप्त होता है। अब चलते हैं हम लोग तृतीय वाचन। देखो तृतीय, इस चरण में विधेयक पर बहुत सीमित विचार होता है। जब पहला वाचन द्वितीय वाचन में पास हो कि वो तृतीय वाचन में आता है तो यहाँ विधेयक बहुत ही सीमित विचार होता है। यह विचार विधेयक को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने संबंधित तर्कों पर सीमित होता है। जब दोनों वाचन पार करता है तो तीसरा में सिर्फ इसे स्वीकृत करना है या नहीं करना है उसी के बारे में यहाँ तर्क संबंधी बातें होती है। इस प्रकार एक सदन में पारित होने के बाद विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है। इस प्रकार किसी एक सदन में जब वह पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में पारित करने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ फिर से वही प्रक्रिया दोहराई। जिस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पहला सदन में अभी प्रोसेस अपनाया गया उसी प्रकार से दूसरा सदन में भी यही प्रोसेस अपनाया जाता है। दूसरे सदन द्वारा भी पारित हो जाने के बाद विधेयक राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। जब पहला सदन में जितना क्राइटेरिया था वो फुलफिल हुआ, उसके बाद दूसरा सदन में भी वही हुआ। अब उसके बाद वहाँ भी जब स्वीकृति मिल जाती है तो उसको लास्ट में किसके, वो विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है तो वो विधेयक कानून बन जाता है। इसी प्रकार ये तीन तीन जो स्टेप होते हैं से गुजरना पड़ता है। पहला सदन, दूसरा सदन, उसके बाद लास्ट में राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम निर्णय हो जाता है। अब देखो साधारण विधेयकों से संबंधित प्रक्रिया। तो साधारण विधेयक से संबंधित जो भी प्रक्रिया है उसको थोड़ा देखते हैं। साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं या तो मैंने तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि साधारण विधेयक संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, किसी पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए भेजे जाने से पूर्व क्या है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाने से पूर्व इसका दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है। ठीक है, चाहे वो लोकसभा पे पहले भेजें चाहे राज्यसभा पे, लेकिन दोनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। हाँ, ये भी एक बात है। ठीक है, जब ये दोनों सदनों में उसके प्रति यानी विधेयक के प्रति असहमति जती तो वैसे परिस्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जिसकी अध्यक्षता यानी संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। यदि इस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों का बहुमत इस विधेयक को पारित कर देता है तो यह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। और इस प्रकार से संयुक्त बैठक में, संयुक्त अधिवेशन में यदि वह विधेयक पारित हो जाता है तो उसे माना जाएगा कि यह दोनों सदनों के सहमति से ही यह कानून पारित हो गया। चूँकि लोकसभा के सदस्य की संख्या राज्यसभा की संख्या से लगभग दोगुनी है, इसीलिए संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्य की राय ही निर्णायक होती है। हम सब जानते हैं कि लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या राज्यसभा के से लगभग दोगुनी है, जिस कारण से संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्य की राय ही निर्णायक माना जाता है। ठीक, अब वित्त विधेयकों से संबंधित प्रक्रिया। ठीक है, वित्त विधेयकों से संबंधित जो भी प्रक्रिया है, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ये हम लोग एक बार नहीं दो बार तीन बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि वित्त विधेयक जो होता है
जिसमें आर्थिक मामले, धन संपत्ति, रुपया या देश की इकोनॉमी की बात होती है, ये विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद वित्त विधेयक को राज्यसभा की संस्तुति में भेजा जाता है। तो जैसे लोकसभा में यह पारित हो गया, संस्तुति के लिए राज्यसभा में भेज दिया जाता है। राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि वह वित्त विधेयक को अपनी संस्तुतियों के साथ 14 दिन के अंदर लोकसभा के पास वापस भेज दे। तो जैसे ही लोकसभा वित्त विधेयक को पारित करके राज्यसभा के संस्तुति के लिए भेज दी जाती है, तो इसके बाद वो 14 दिन के अंदर राज्यसभा पुनः लोकसभा को, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 14 दिन के अंदर पुनः लोकसभा के पास भेज देना पड़ता है। लोकसभा राज्यसभा की किसी भी संस्तुति को अथवा सभी संस्तुतियों को स्वीकृत तथा अस्वीकृत कर सकता है। तो लोकसभा राज्यसभा के किसी भी प्रकार की संस्तुति को स्वीकृत और अस्वीकृत कर सकता है, वो उस पर निर्भर करता है। किस पर? लोकसभा पर। लोकसभा यदि राज्यसभा की संस्तुति को अस्वीकार करता है तो वित्त विधेयक को किसी रूप से में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा, जिसमें लोकसभा ने पारित किया है था, ठीक है। तो यदि लोकसभा राज्यसभा के संस्तुति को अस्वीकार भी कर लेता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उससे दोनों सदनों से पारित ही माना जाएगा, जिसमें लोकसभा ने पारित किया था। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर वित्त विधेयक को लोकसभा के पास वापस नहीं भेजती, हाँ, रही बात यहाँ पर कि यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर वित्त विधेयक को मतलब लोकसभा के पास नहीं भेजती है, तो उस स्थिति में 14 दिन यानी 14 डेज समाप्त होने पर दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ मान लिया जाएगा, ठीक है। तो यही कंडीशन होता है, यानी राज्यसभा 14 दिन के अंदर वित्त विधेयक को यदि लोकसभा के पास नहीं भेजती है तो इसे दोनों सदनों के द्वारा पारित माना जाएगा। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक का अनुमोदन करने से मना नहीं कर सकता। तो ही बात है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक का अनुमोदन करने से मना भी नहीं कर सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति का अनुमोदन मात्र एक संवैधानिक औपचारिकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो अनुमोदन एक प्रकार का संवैधानिक औपचारिक मात्र है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वित्त विधेयक क्षेत्र में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। तो वित्त विधेयक में लोकसभा की पावर बहुत अधिक होती है और राज्यसभा की नगण्य माना जाता है, जबकि राष्ट्रपति भी उसकी स्वीकृति को एक संवैधानिक तौर पर, औपचारिकता के तौर पर उसे अनुमोदन करता है, जबकि उसे निरस्त नहीं कर सकता है। तो हम जानते हैं कि वित्त विधेयक के सारा मामला लोकसभा के पास ही होता है, ठीक। आगे देखो, यहाँ पर पहला सदन, दूसरा सदन, ये एक प्रकार का जो हमारे सदन होते हैं उसके आधार पे देखो, पहला सदन, दूसरा सदन स्टेप होता है, ठीक है। पहला सदन से गया दूसरा सदन, दूसरा सदन के बाद दोनों का संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। देखो यहाँ पहला सदन से दूसरा सदन गया, दूसरा सदन से हस्ताक्षर के लिए डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास भी आ सकता है, और यदि दोनों में, पहला सदन और दूसरा सदन में असहमति बना तो दोनों के साथ संयुक्त बैठक भी होता है। हम सब जानते हैं कि पहला सदन में प्रस्तावित होने के बाद दूसरा सदन जाता है, दूसरा सदन भी प्रस्तावित कर देता है, तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, ठीक है, संवैधानिक तौर पे। लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा में असहमति बन जाती है, तो उस दौरान क्या किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला के, संयुक्त बैठक बुला के उसको फिर से राष्ट्रपति को अनुमोदित के लिए भेजा जाता है और वह पारित। तो इस तरह से विधेयक संबंधी जो प्रक्रिया होता है 3 स्टेप में होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो गया। सारांश का कुछ पॉइंट है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक। संसदीय प्रणाली उत्तरदायी होता है। किसी भी सरकार को चलाने के लिए संसदीय प्रणाली उत्तरदायी होता है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनी है। तो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बना हुआ है। लोकसभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के
आधार और प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाता है। हम जानते हैं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना चाहिए और उसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष होता है। उसी तरह लोकसभा का सदस्य अपने में से ही एक सदस्य का अध्यक्ष के रूप में चुनता है। तो लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक सदस्य को चुनते हैं जिसे वो अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, अध्यक्ष सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है तथा सदन की व्यवस्था बनाए रखता है। तो लोकसभा के मेंबर के द्वारा एक व्यक्ति को चुना जाता है अध्यक्ष के रूप में और वही उसका कार्यवाही यानी वहाँ उसकी व्यवस्था बनाए रखता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। इसकी सदस्य की संख्या 250 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बाकी राज्य के केंद्र शासित तथा राज्य तथा केंद्र शासित के प्रतिनिधि होते हैं। जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो याद रखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, सभापति होता है। संघीय संसद के पास विधायी और वित्तीय शक्तियाँ दोनों ही होता है। ठीक है, तो संघीय संसद जो सेंट्रल के पास होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके पास विधायी और कानूनी और वित्तीय शक्तियाँ दोनों होती है। कोई भी विधेयक 3 वाचनों के बाद ही कानून बनता है। तो जैसे हम लोग अभी अभी पढ़े कि किसी भी तरह का जो विधेयक 3 वाचन के से होकर गुजरेगा तभी जाके वो एक कानून बन जाता है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा में, जबकि वित्त विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से सभी हम लोग देख लिए कि किस प्रकार से संसदीय प्रणाली में सरकार चलती है, किस प्रोसेस से कानून बनता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, कल तुम लोगों को अभ्यास का जो भी प्रश्न है, चाहे किसी भी प्रकार के, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, ट्रू फॉल्स हो या लघु उत्तरीय प्रश्न हो, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी को अपना कॉपी में बनाना है। ठीक है, सभी को सोल्व करना है। कल इसका कुछ प्रश्न तुम लोगों को भेज दिया जाएगा। ठीक है।